नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल, आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिज़नेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस प्लस इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस में। इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट सारे बिज़नेस न्यूज़पेपर्स को एनालाइज़ करेंगे और सबसे जो बेस्ट आर्टिकल्स हैं, सिर्फ़ उनको ही यहाँ पे हमने पिक किया है। तो यहाँ पे आप अगर कोई भी ऐसा न्यूज़ चाहते हो जो आपके इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके खर्चे, आपके जॉब या बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स, इन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, तो वो यहाँ पे हम सारी चीज़ें कवर करते हैं। कोई भी क्राइम या पॉलिटिकल न्यूज़ हम लोग नहीं करते हैं जब तक कि वो हमें फाइनेंशियली इम्पैक्ट ना करता हो, कहीं पे कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट ना हो हमारी लाइफ़ पर। एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज के आर्टिकल्स का, तो तीनों न्यूज़पेपर के जो बेस्ट आर्टिकल्स लगे हैं हमने उन्हें कंबाइन किया है। सबसे पहले है व्हाई इज़ द रूपी वीकनिंग? रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है? तो उसके कुछ बढ़िया एक एक्सप्लेनेशन मिला है मुझे, तो मैंने सोचा मैं ज़रूर शेयर करूँ आप सबके साथ। At 1,20,598 crores, FPI selling makes 24 second worst year in the decade. एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा इतनी सेलिंग हुई है कि ये सेकंड वर्स्ट ईयर रहा है 2024 इस डेकेड का, और जबकि 2024 में हमने कितनी बढ़िया रैली देखी है मार्केट में। एनबीएफसीज डिस्पर्सल्स, यहाँ पे अगर डिस्पर्सल्स आप देखेंगे एनबीएफसीज के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के जो लोन देती हैं, ड्रॉप हुआ है। एंड अर्बन सैंक्शंस पहले से और कम हुए हैं। हाउ नॉट टू डिस्कस कंजम्पशन, आज एडिटोरियल में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन अगर आप देखोगे ना, ये कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, तो मैंने एक आर्टिकल पिक किया जो मुझे सही लगा। वैसे कंजम्पशन से रिलेटेड काफ़ी एडिटोरियल आर्टिकल्स थे आज। मार्केट्स डिक्लाइन अमिड वीक ग्लोबल ट्रेंड्स, मार्केट ग्लोबल ट्रेंड की वजह से डिक्लाइन कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज़ हाई, आउटलुक इज़ ब्राइट। मल्होत्रा ऑन इकोनॉमी, आरबीआई के नए हमारे गवर्नर आए हैं, संजय मल्होत्रा जी, और उन्होंने कमेंट किया है कि कॉन्फिडेंस हाई है, आउटलुक बहुत बढ़िया है इकोनॉमी का। तो एक बार उनके पूरे ओपिनियन को हम लोग जानेंगे। शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले आर्टिकल से। व्हाट हैज़ लेड टू द फॉल इन रूपी? अगर आप लास्ट 2 महीने देखेंगे तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट हुए, सबसे बड़ा इवेंट तो यही हुआ है, ये पॉलिटिकल इवेंट हुआ है जो इकोनॉमिक इवेंट भी है बहुत बड़ा, एक तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे चेंजेज़ आ सकते हैं आगे इसके वजह से। तो यहाँ पे लास्ट 2 मंथ्स में अगर आप देखेंगे तो यूएस प्रेसिडेंट हमारे नए बन के आए हैं डोनाल्ड ट्रम्प, एंड इसके बाद से डॉलर बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ के 2 साल के हाई पर चला गया। कॉन्सिक्वेंटली अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, इंडेक्स बेसिकली एक इंडेक्स है जहाँ 6 करेंसीज़ हैं, जिसके अगेंस्ट डॉलर को वे किया जाता है, तो बास्केट के अगेंस्ट किया जाता है, ये बास्केट है एक तरीके से। 108 आ गया ये, मल्टी ईयर हाई पे चल रहा है, और इसकी वजह से रुपया 85.8 आ गया 80 फ्राइडे को। ये वर्स्ट इंट्राडे फॉल है पिछले 2 साल में। एंड दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि जीडीपी थोड़ा-सा स्लो डाउन रहा हमारा, पर्सिस्टेंट आउटफ्लोज़ रहे हैं, डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट से लगातार जो है शेयर मार्केट से पैसा बाहर जा रहा है इस वक़्त, लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचकर पैसा बाहर ले जा रहे हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेटा फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेसिकली जब आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नेगेटिव तब होता है जब आप इम्पोर्ट ज़्यादा करते हो और एक्सपोर्ट कम करते हो। इसकी वजह से रुपया और कमज़ोर होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हो, जिसमें क्या हो रहा है आपका, बाहर से डॉलर्स आ रहे हैं, रुपया मजबूत हो रहा है, लेकिन इम्पोर्ट ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर रुपया कमज़ोर होगा। तो ये 2024 में इसीलिए हम देखेंगे कि वीकर ही रहेगा हमारा रुपया ग्रीनबैक के अगेंस्ट 7th कंसेक्यूटिव ईयर, जहाँ पे 2.7% का हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। 10% का ड्रॉप आया था कब? 2022 में यूक्रेन वॉर के बाद, लेकिन ये स्टेबलाइज़ हो गया था कब? 2023 में, जब 0.6% का डिक्लाइन देखने को मिला था, सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन के बाद। तो 2022 में भी 10% का ड्रॉप आया था रुपए में, तो इस बार तो मैं कहूँगा बहुत ही कम ड्रॉप है। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर? अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स द्वारा आप देखोगे, तो बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर रूपी एक्सपेक्टेड है ट्रेड करेगा 86.25 से 86.5 के रेंज में। मेजर सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो क्या करने वाले हैं, एक डॉविश स्टैंस लेने वाले हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट आगे कट करने वाले हैं। यूएस फेडरल रिजर्व थोड़ा हॉकिश है अपने मॉनेटरी पॉलिसीज़ में, और ये जो डाइवर्जेंस बन गया है ना, कि एक इस तरफ जा रहे हैं बाकी सेंट्रल बैंक्स और फेडरल रिजर्व इस रास्ते पे जा रहा है, ये डाइवर्जेंस है। तो इसकी वजह से आप देखिएगा कि डॉलर जो है एलिवेटेड रहने वाला है, और इसकी वजह से रुपया हमेशा प्रेशर में रहेगा कई दिन तक। तो कहीं न कहीं ये चीज़ हमें दिखते रहेगी जब तक कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ जो है वो कन्वर्ज नहीं होती है यहाँ पे। आरबीआई की स्ट्रैटेजी क्या है वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए? देखिए, आरबीआई कुछ नहीं कर सकता है बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे इंटरवीन किया है इसने सारे पूरे 3 मार्केट्स में, स्पॉट, ऑफशोर एंड फॉरवर्ड्स, ताकि वॉलेटिलिटी कम हो। वॉलेटिलिटी मतलब उतार-चढ़ाव जो रुपए की वैल्यू में हो रहा है। तो इस उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है, डिमांड और सप्लाई को बेसिकली थोड़ा-सा मैं कहूँगा एडिशंस और रिडक्शंस करता है बेसिकली। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, इसका मतलब रुपए की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पे डॉलर्स को सेल करना शुरू कर देगा, ठीक है? डॉलर सेल करेगा, रुपया बाय करेगा बेसिकली, तो यहाँ पे
एक इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेगा डिमांड और सप्लाई के बीच में ताकि ये स्टेबलाइज़ हो जाए। एंड अगर आप देखेंगे तो आरबीआई काफ़ी पार्टिसिपेशन अपनी इंक्रीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है नॉन डिलिवरेबल फॉरवर्ड मार्केट में, लॉन्ग पोज़ीशंस ले रहा है रुपए में। लॉन्ग पोज़ीशंस लेना मतलब बाय की पोज़ीशन लेना रुपए में। तो आप बाय कर रहे हो रुपए को, तो रुपए को सपोर्ट मिल रहा है, सहारा मिल रहा है कि वो और नीचे ना गिरे। तो अगर आप देखोगे सिर्फ़ यहाँ पे स्पॉट मार्केट की बात करें तो सेंट्रल बैंक ने करीब ऑलमोस्ट $10 बिलियन के यहाँ पे डॉलर रिज़र्व्स बेचे हैं अक्टूबर में। तो कहीं न कहीं देखिए फॉरेन करेंसीज़ रिज़र्व भी हमारे पास लिमिटेड ही है, राइट? जैसे कि अभी कितना है हमारा 644.391 बिलियन है, वीक एंडिंग दिसंबर 20। तो ये लगातार नीचे आता रहेगा, राइट? अगर हम इस तरीके से डॉलर को बेच के रुपए को सपोर्ट करते रहेंगे। तो एक लिमिट है कि आरबीआई किस लिमिट तक जा सकता है, उसके बाद आरबीआई भी ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला ऑफ कोर्स। तो इम्पैक्ट ऑफ आरबीआई इंटरवेंशन ऑन लिक्विडिटी एक एक्सेसिवली इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच लिया आरबीआई ने और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है मतलब फायदे की लेने की जगह देना पड़ सकता है आपको पर्टिकुलरली अगर जो सेंट्रल बैंक से अलाउ करते हैं अपनी करेंसीज को कि वो वीक हो जाए इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल प्रेशर जैसे कि यूएस ने टैरिफ्स लगाया अंडर ट्रम्प जो ऑफिस ले रहे हैं ऑफिस अज्यूम करेंगे कब से जनवरी 20 से तो ये जो परसिस्टेंट इंटरवेंशन है ना जो आप बीच में दखल अंदाजी कर रहे हो तो इससे क्या होता है ये रुपये की लिक्विडिटी ड्रेन हो गई है डोमेस्टिक मार्केट में एंड जो टाइटनिंग हुआ है लिक्विडिटी का इससे ओवरनाइट रेट्स जो है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के क्लोजर चले गए हैं जिससे एक मार्क बैंकिंग सिस्टम में ना ह्यूज लिक्विडिटी डिफिशिट हो गया था जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ना, ये अलाउ करता है बैंक्स को ये है क्या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? ये फैसिलिटी है बैंक्स के पास कि ये बोरो कर सकते हैं मनी इंटरेस्ट रेट अबव द रेपो रेट, ठीक है? एंड जो एमएसएफ है ये यूज़ किया जाता है बैंक्स द्वारा जिनको शॉर्टेज होती है फंड्स की। तो हाउ हैज़ रूपी परफॉर्म्ड अमंग इट्स एशियन पीयर्स ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बट लेट्स रिवाइज़ दिस मतलब रैपिड डेप्रिसिएशन हुआ है रुपए का, ये तो हम मानते हैं। लेकिन बाकी करेंसीज़ जो है दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स की स्पेशली उनके अगेंस्ट बहुत ही ये मॉडरेट डिक्लाइन है, कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा देखोगे ना रुपए का जो 2.7% का डिक्लाइन है इस साल का, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज़ लग रही है हमें ये डॉलर के अगेंस्ट अगर मेजर इकोनॉमीज़ में आप देखते हो तो। एंड आरबीआई की डॉलर सेल्स भी रही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एंड जापानीज़ येन तो वर्स्ट परफॉर्मर था डॉलर के अगेंस्ट। रुपए ने 2.2% आई एम सॉरी 2.7% बोल दिया था मैं, 2.2% डिक्लाइन दिखा है इस साल, जो साउथ कोरियन वन से बेटर है और इंडोनेशियन रुपया से बेटर है, जापानीज़ येन से बेटर है जो 9.5 5 9.5% डिप्रिशिएट हुए हैं डॉलर के अगेंस्ट। दिसंबर में ही सिर्फ रुपया डिप्रिशिएट हुआ है 1.2% जो इसका बिगेस्ट मंथली डिक्लाइन था। नहीं तो इसके अलावा इस साल जो डिक्लाइन था हमारा बहुत ही सही मतलब 1 पॉइंट समथिंग परसेंट रहता दैट्स इट। आते हैं अगले आर्टिकल पे 1,20,598 करोड़ एफपीआईज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं इंडिया में पैसे लगाते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाज़ार में एंड 2024 में इन्होंने एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं किया, इन्होंने काफ़ी सेलिंग की है। तो जो सेलिंग है ना फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा इन इंडियन स्टॉक्स की 2024 में वो सेकंड हाईएस्ट रही है इस पूरे पिछले दशक में, 10 इयर्स में। एंड जो स्टिमुलस पैकेज था चाइना का इसका एक रीज़न बताया जा रहा है। एक तो कहा जा रहा है कि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, चीज़ें महँगी मिल रही है। यूएस का बॉन्ड यील्ड महँगा हो गया मतलब रिस्क फ्री रिटर्न यूएस में ज़्यादा हो गया है। जैसे एफडी में रिटर्न 9% हो जाए तो हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाओ, राइट? उसके बाद शेड्यूल्ड सेकंड क्वार्टर अर्निंग जो है, यहाँ पे रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है। तो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट होने का मतलब ये है कि आप रिस्क ऑफ कर लो। मतलब जहाँ रिस्क लग रहा है उस एसेट को बेच दो, वो पैसा आप सेफ जगह पे डाल दो। तो एनालिस्ट कह रहे हैं कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉशियस रहने वाले हैं जब तक कि क्लैरिटी नहीं आ जाती डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज़ पर एंड जो थर्ड क्वार्टर अर्निंग्स है यहाँ पे हमें रिवाइवल देखने को मिलेगा इसमें। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बेचा 1,20,598 करोड़ सेकेंडरी मार्केट में अकॉर्डिंग टू एनएसडीएल एंड जो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने विथड्रॉ किया है 1.5 करोड़ इंडियन इक्विटीज़ से। 2023 में ये नेट बायर्स थे 1,32,648 करोड़ के, जो हाईएस्ट एवर रहा है पास्ट 10 इयर्स में। तो अगले साल इन्होंने प्रॉफिट भी बुक किया, क्योंकि मार्केट भी लगातार बढ़ती रही, हमने जैसा कि देखा। एनालिस्ट ने कहा कि जो फर्स्ट 9 मंथ्स है 2024 के इक्विटीज़ ने काफ़ी रॉबस्ट फॉरेन इन्फ्लोज़ देखा था, लेकिन सेल ऑफ आया अक्टूबर से लेड टू द नेगेटिव फॉरेन इन्फ्लोज़ इन 2024। तो टैक्टिकल शिफ्ट आया चाइना की तरफ देखिए एक तो और यूएस जो बॉन्ड यील्ड्स वहाँ के बढ़ रहे हैं, वो एक दूसरा रीज़न है। जो वीक अर्निंग्स भी आई है इस बार अगर आप देखोगे इंडिया की जो इंडियन कॉर्पोरेशंस की जो अर्निंग्स थी काइंड ऑफ वीक थी कंपैरेटिवली जो एस्टिमेट्स थे उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी वीक थी। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने डिप्लॉय किया है मोर देन 60 बिलियन जिसकी वजह से मार्केट अभी संभले हुए हैं। 60 बिलियन काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये भी एंड सो फार दिसंबर में अगर आप देखोगे तो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स ने बाय किया है स्टॉक वर्थ 15,351 करोड़। तो दिसंबर में अभी 15,500 करोड़ के करीब-करीब की बाइंग हो चुकी है। तो
दिसंबर का महीना पॉज़िटिव लग रहा है हमें। फॉरेन आउटफ्लोज़ जो है 2024 में वो एक तो वैल्यूएशन कम्फर्ट देखा हमने, उसके बाद हमने दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स देखे कि वो सस्ते लग रहे थे। यूएस मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर किया यहाँ पे और वैल्यूएशन भी वहाँ सही लग रही थी लोगों को, तो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स ने पैसे एलोकेट किए यूएस के इक्विटीज़ में। एंड चाइना का जो स्टिमुलस था इसका तो लिमिटेड इम्पैक्ट रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं रहा है। Q2 अर्निंग्स जो थी वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, तो फॉरेन इन्वेस्टर सेंटिमेंट इससे काफ़ी हर्ट हुआ है। कम अगर देखेंगे आप कंपैरेटिवली 2023 की जो अर्निंग्स थी वो बहुत ही इम्पेकेबल अर्निंग मतलब थी उस टाइम पे जो ग्रोथ था, बहुत ही बढ़िया। तो यूएस फेडरल रिज़र्व अगर ने रेट कट किया करता है अगर मतलब सॉरी रेट कट किया है दिसंबर में एंड जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो लगातार ऊपर जा रहे हैं। तो ये डाइवर्जेंस क्या बता रहा है? कि लैक ऑफ क्लैरिटी है ट्रम्प की पॉलिसीज़ पर और ये दोनों अलग-अलग सिनेरियोज़ को फैक्टर इन कर रहा है। मार्केट कह रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मार्केट क्लियर कट किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती। तो इन्होंने ये भी ऐड किया कि कॉर्पोरेट टैक्स कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूएस में, तो इन्फ्लेशन और ऊपर जा सकता है, महँगाई दर यूएस में ऊपर जा सकता है, तो जो ब्याज दर घटे हैं ना, हो सकता है कि ये आगे बिल्कुल पॉज़ करना पड़े और 1 साल वेट करना पड़े कि इन्फ्लेशन देखें कि क्या करता है यूएस गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ के बाद। अगर यूएस डॉलर इंडेक्स फ्यूचर आप देखेंगे तो करीब 8% बढ़ गया है ये 27 सितंबर से, सो फार इन दिसंबर ये 1.87% बढ़ गया है टू 1.792। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड है कि वेट करेंगे एंड वॉच करेंगे कि भाई क्या होता है इससे पहले कि वो इंडिया में फंड्स को एलोकेट करें। NBFC's disposals drop in Q2 on fewer urban sanctions. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इनका जो लोन डिस्पर्सल है, जो ये लोन देते हैं, ये करीब 13% का ड्रॉप आया है अगर आप देखेंगे ईयर एंड पे एंड 23% डिक्लाइन है अर्बन सैंक्शंस में मतलब शहरों में जो लोन दे रहे हैं उसमें 23% का डिक्लाइन है और ओवरऑल 13% का डिक्लाइन है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स जो दिए जाते हैं फॉर मोर देन 3 ईयर्स यहाँ पे 50% का ईयर ऑन ईयर ड्रॉप था फॉलोड बाय लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज मतलब कुछ कोलैटरल रख के जो लोन में देते हैं उसमें 18% डिक्लाइन है और एजुकेशन लोन भी 10% से घटा है। तो टोटल लोन जो हुआ है ये 7.8 लाख करोड़ हो चुका है और ये अगर आप 8.9 लाख करोड़ का डेटा देखोगे लास्ट ईयर था सेम मंथ में, तो यहाँ से डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ ने सैंक्शन किया लोन टू द ट्यून ऑफ 4.68%। तो नॉन एनबीएफसीज़ और बैंक्स में देखिए थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, अब बहुत सारी चीज़ें ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, राइट? बैंकिंग इज़ नॉट ओनली कि पैसे लोन पे ले रहे हो। बैंक अकाउंट हमारे हैं, भले ही लोन सबके पास ना हो। लेकिन एनबीएफसीज़ के पास आप जाते हो, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है, ये सिर्फ लोन देती है। यहाँ पे आप अकाउंट नहीं खुलवाते हो, करंट सेविंग्स वगैरह टाइप से और दूसरी बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेल नहीं करते हो। जो लोन ग्रोथ है सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में मॉडेस्ट रहा है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में कहीं न कहीं नीचे आया है एंड हमें यहाँ पे कुछ टाइटनिंग भी हुई है नॉर्म्स की आरबीआई द्वारा क्योंकि एनबीएफसीज़ थोड़ा-सा रेकलेसली लेंड कर रहे थे। अगर आप डेटा देखेंगे ना आरबीआई का, तो जो क्रेडिट एनबीएफसीज़ ने दिया है वाज़ 13.6% ऑफ जीडीपी एंड ये 24.5% है आउटस्टैंडिंग क्रेडिट के ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो इन टर्म्स ऑफ लोन कैटेगरीज़ अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा डिक्लाइन रहा है उन लोन्स का जो 3 साल से ऊपर के लोन्स हैं। 50% का डिक्लाइन आया है ऐसे लोन्स का जो 3 साल से ऊपर के लिए दिए गए हैं। एजुकेशन लोन 10% घटे हैं एंड अगर आप देखेंगे सेगमेंट्स में जो ग्रो किया है वो है शॉर्ट टर्म लोन्स जो 1 ईयर से कम मैच्योरिटी का है। यहाँ पे 191% का ग्रोथ है। तो जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। यूज्ड कार लोन्स ये 29% इंक्रीज़ हुआ है एंड हाउसिंग लोन्स बढ़े हैं 9%। जो कंज्यूमर लोन्स हैं बाय एनबीएफसीज़ ये ग्रो किया है 8% टू 28,499 करोड़। आते हैं अगले आर्टिकल पे जो एक एडिटोरियल आर्टिकल है हाउ नॉट टू डिस्कस कंजम्पशन इन 2025। ये जो साल रहा है काफ़ी फ्रेंजीड रहा है, ऑब्सेसिव डिस्कशन हुए हैं स्टेट ऑफ हेल्थ पे ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड कंजम्पशन की किस तरीके के लोग किस तरीके का कंजम्पशन कर रहे हैं अभी, क्या कितना कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, मीडिया, मार्केटर्स सब डिस्कस कर रहे हैं पर्टिकुलर वैंटेज पॉइंट से, सबका अलग-अलग वैंटेज पॉइंट है, ठीक है? लेकिन कन्फ्यूजन और बढ़ रहा है इससे। तो राइटर का ये कहना है कि जो अवेलेबल डेटा है, जिसने कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल दिया कि भई कन्फ्लिक्ट वाले सिग्नल्स जहाँ देखने को मिले, वो था एक तो गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स कलेक्शंस ये ऊपर गए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ जो लिस्टेड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी का है, वो डिसअपॉइंटिंग था। हेल्थ केयर, टेलीकॉम नॉट बैड एट ऑल और टू व्हीलर्स जहाँ पे ज़्यादा कंप्लेन की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ठीक ही बढ़िया ही गया है। सेकंड हैंड सेल्स ने फर्स्ट हैंड से बेटर किया है कुछ कैटेगरीज़ में। तो डाइवर्जेंस है परफॉर्मेंस में कंपनीज़ के सेम सेक्टर में, जहाँ पे एवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ रेट का जो नंबर है वही मीनिंगलेस हो चुका है। क्योंकि जीएसटी कलेक्शंस अप है। लिस्टेड अगर आप देखेंगे एफएमसीजी कंपनीज़ देखिए हमने जो जैसे आईटीसी है, एचयूएल है, नेस्ले है,
ये थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। टेलीकॉम वगैरह तो बढ़िया था, मेरे ख़्याल से काफ़ी बढ़िया था एंड टू व्हीलर्स भी बढ़िया रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा है टू व्हीलर्स कंपैरेटिवली इनसे। तो इंडस्ट्री एवरेज आप देख के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बड़ा ही कन्फ्लिक्टिंग आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो जो आंसर है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स के अबाउट इंडिया, वो आपको तब मिलेंगे जब आप एग्रीगेट करोगे ग्राउंड अप फ्रॉम फ्रैगमेंटेड डिटेल्स। जो कंजम्पशन डिस्कोर्स है, उसने काफ़ी कम पेशेंस दिखाया है, राइटर का कहना है इस चीज़ के लिए। एंड कोई ऑनेस्ट एग्ज़ामिनेशन भी नहीं हुआ है एलिफेंट्स इन द रूम का। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्लो है। अगर आप देखोगे इसका रीज़न ये है कि प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि भई डिमांड पुअर है, जब डिमांड नहीं है तो हम क्यों इन्वेस्ट करें पैसा और एक्सपेंशन क्यों करेंगे ऐसे टाइम पे? हम बेवकूफ़ थोड़े ही हैं। तो ये दिख रहा है हमें कि ये हमें डिस्कस करना होगा कि व्हाट एल्स कंजम्पशन इन 2025। एक सजेस्टेड लिस्ट बनाई है इन स्पिरिट ऑफ न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस कि कैसे हम इसे और मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो यहाँ पे राइटर कह रही है कि सबसे पहले तो आप डिस्कशन को ना स्विच करो। डिस्कशन का फ़ोकस कंज़म्पशन आउटकम से कंज़म्पशन ड्राइवर्स पर होना चाहिए, हाउसहोल्ड इनकम एंड इसका ड्राइवर क्या है? वाइब्रेंसी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट। Corollary to this is to avoid asking the favorite question. अवॉइड करना चाहिए अपना फेवरेट क्वेश्चन पूछना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो रही है, लेकिन क्या कंज़म्पशन हमें बचाएगा? एंड अगर हमें पूछना ही है, तो इसका आंसर है येस। लेकिन यहाँ पे भी पूछना होगा हमें आगे कि क्या फ्यूल कर रहा है कंज़म्पशन ग्रोथ को एंड क्या ये हायर है देन इनकम ग्रोथ? इनकम जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या कंज़म्पशन उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है? तो ये हमें डिसाइड करना होगा कि गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़। हमारा कॉम्प्रिहेंसिव या कंटीन्यूअस डेटा नहीं है हमारे पास हाउसहोल्ड अर्निंग्स का, लेकिन हमारे पास इतना डेटा है इंडिया में कि हम डिड्यूस कर पाएँ कि क्या चल रहा है ऑक्यूपेशंस में, सेक्टर्स में एंड हाउसहोल्ड्स में, जो डिपेंडेंट हैं इंटेंसिटी ऑफ रीसेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाय दीज़ सेक्टर्स एंड एम्प्लॉयमेंट डेटा भी हम देखें तो काफ़ी चीज़ें हम डिसाइफर कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। अगर हम सेल्स डेटा देखना चाहते हैं कंपनीज़ का हाउसहोल्ड कंजम्पशन हेल्थ को देखने के लिए, तो आप एंटिक्वेटेड जो पुराना एक आइडिया है, जहाँ कुछ बेल वेदर कंपनीज़ हैं, उनको देख लोगे वो इनफ नहीं है। या तो हम जीएसटी का डेटा देखें या फिर और कंपोज़िट कंजम्पशन हेल्थ इंडेक्स देखें, जो इंक्लूड करेगा ज़्यादा कंज़्यूमर फेसिंग सेक्टर्स और अनलिस्टेड और सेकंड हैंड प्लेयर्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सेप्ट करना होगा हमें ऑफरिंग्स की जो है हमारी स्मॉल कंपनीज़ से दे हैव कम ऑफ एज एंड जो इनका शेयर है कंज़म्पशन पाई में वो बढ़ रहा है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड इन पास्ट जो अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर सेल्स थे ना, इनको डिसमिस कर दिया जाता था कंज़म्पशन डिस्कशन से कि ये इर्रेलेवेंट है क्योंकि ये टैक्सेस इवेड भी करते थे ऑफ कोर्स एंड पुअर क्वालिटी बेसिक प्रोडक्ट्स थे बहुत ही कम दाम पे। तो ये बहुत ही लो इनकम कंज्यूमर्स इनके कस्टमर्स हुआ करते थे हमेशा से। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जीएसटी पेइंग सोफिस्टिकेटेड फास्ट फॉलोअर्स बन चुके हैं बिग कंपनीज़ के एंड अब एक्सेस कर पा रहे हैं इंग्रीडिएंट्स मार्केट प्लेस सक्सेस के, जैसे कि अब वही छोटे सेलर्स अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी सामान बेच रहे हैं। तो इनका जो कंबाइंड शेयर है वो इनसिग्निफिकेंट है बहुत सारी कैटेगरीज़ में। लेकिन अगर आप देखेंगे इनको सबसेट ऑफ कंपनीज़ हैं जैसे नील्सन कांटार ऑडिट्स कवर करते हैं। स्मॉल टाउन सुपरमार्केट्स हैं, अमेज़न बूथ स्टॉक, सीक बाय जॉल, पैक्स ऑफ एन एमएनसी ब्रांड किचन वाइप, ये अनलिस्टेड स्मॉल कंपनी ब्रांड है एंड इनका जैसे कंज्यूमर रेटिंग्स 4.4 है, राइटर का ये कहना है। एमएनसी ब्रांड है जिसने 5000 यूनिट्स बेचे हैं लास्ट मंथ एंड 4.1 है स्मॉल कंपनी ब्रांड का जिसने बेचे हैं 4000। तो सिर्फ़ ₹136 का यहाँ पे फ़र्क था, बट आप देखिए अमेज़न से आप कितनी चीज़ें देख सकते हो अगर आप इकोनॉमिक्स एनालाइज़ कर रहे हो। आप प्राइस देखो सबसे पहले उसे सेम कैटेगरी में फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन्होंने एमएनसी ब्रांड किचन वाइप का एग्ज़ाम्पल दिया। कुछ अगर आप देखेंगे इनके पीयर्स होंगे, जो लोकल ब्रांड्स हैं, वो सामान को बेच रहे हैं, किस पे ज़्यादा रेटिंग्स है, किस पे ज़्यादा आपको रिव्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। इट विल टेल यू अ लॉट कि डेटा जो कंज़्यूम कर रहे हैं लोग, किस लेवल का डेटा कंज़्यूम हो रहा है। क्या लोअर मिडल या मिडल क्लास हमारा जो है वो यहाँ पे मैं कहूँगा कि कैटेगरी वाइज़ आप देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है, अगर वो लोकल प्रोडक्ट पे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं उस ब्रांडेड कंपनी के जब रिज़ल्ट्स आते हैं स्टॉक मार्केट में क्वार्टरली और देख के बोल दूँ कि भाई कंज़म्पशन इस बार कम हुआ है, ये सही नहीं है, राइटर का ये कहना है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि दूसरे ब्रांड्स अब कम्पीट कर पा रहे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, लोकल हैं, जो पहले बिल्कुल अनऑर्गनाइज़्ड थे, कुछ नहीं करते थे, टैक्स इवेड करते थे। अब ये प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं बड़ी कंपनीज़ को और इनके सेल्स क्योंकि छोटी कैटेगरीज़ में ही लेट्स से आईटीसी के 100 प्रोडक्ट्स हैं, वो एक कंपनी है। लेकिन ये 100 कंपनीज़ हैं जो उसके 100 प्रोडक्ट से कम्पीट कर रही हैं अलग-अलग। तो कहीं न कहीं ये इनका जो रिज़ल्ट है और इनका डेटा देखना बहुत ज़रूरी है अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि कंज़म्पशन कम हुआ है या बढ़ा है तो।
तो desist from elevating to status of gospel statements of star chief executive officers explaining their कंपनीज़ परफॉर्मेंस। तो यहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए बेसिकली। जैसे नेस्ले इंडिया चेयरमैन का कमेंट था कि मिडल क्लास ऑफ कंट्री जो है ये श्रिंक हो रहा है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई इनका जो स्ट्रेन परफॉर्मेंस आया है पोर्टफोलियो का बेसिकली नेस्ले के प्रोडक्ट्स का एंड स्पेशली प्रीमियम प्राइस जो पैकेज मिल्क और चॉकलेट आते हैं, ये कम बिक रहे हैं क्योंकि मिडल क्लास श्रिंक हो रहा है। एंड ये इवन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट द्वारा कोट किया गया था सेमिनार्स में एंड यहाँ पे एज़ अ एविडेंस दिखाया गया था कि इकोनॉमी में बहुत सारी डायर प्रॉब्लम है क्योंकि मिडल क्लास श्रिंक हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये रीअश्योरिंग ज़्यादा होगा जब सीईओज़ इकोनॉमिस्ट को कोट करेंगे रादर देन इकोनॉमिस्ट सीईओ को। तो काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है एंड रिसर्चर्स को राइटर ने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ आप क्विट कीजिए थियोराइज़ करना अबाउट साइज़ ऑफ इंडियन मिडल क्लास। ये हर क्वार्टर चेंज नहीं होता है इंडियन मिडल क्लास। इंडियन मिडल क्लास चेंज होने के लिए बहुत लंबा आपको देखना पड़ेगा टाइम फ्रेम, जहाँ आपको क्लियर एविडेंस दिखे कि एक बहुत बड़ा चेंज आया है। एंड यहाँ पे क्लियर सोशियोलॉजिकल डेफिनिशन है कि मिडल क्लास होता क्या है एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इकोनॉमीज़। तो अगर आप इंक्लूड करेंगे ऑक्यूपेशन, पोज़ेशन ऑफ स्किल्स, सरप्लस इनकम आफ्टर एक्सपेंस या इनेबलिंग रेज़िलियंस कि वो टू नॉट गो अंडर इन हार्ड टाइम्स। सो नेक्स्ट ईयर हमें एग्री करना होगा कि हम सबको लेबल करें मिडल क्लास एक्सेप्ट सुपर रिच एंड सुपर पुअर। मतलब जो एकदम गरीब नहीं है और एकदम एक्सट्रीम रिच नहीं है, एक्सट्रीम पुअर नहीं है, वो बेसिकली मिडल क्लास है। ठीक है? तो विथ ऑनेस्टी हमें इन्हें ग्रेड करना होगा जेन्युइन मिडल क्लास में राइटर का ये कहना है। एंड जो सो कॉल्ड मिडल क्लास कंज़म्पशन अगर गिरता है बैड टाइम्स में, तो इसलिए क्योंकि नॉन जेन्युइन मिडल क्लास हाउसहोल्ड जो है, इनका फ्रेजाइल सरप्लस इनकम है एंड इन्हें मिडल क्लास बोलना ही नहीं चाहिए था। इनको इस कैटेगरी में लाना ही नहीं चाहिए था। तो अवॉइड करना चाहिए हमें टाइम वेस्ट करना अपना राइटर का कहना है और एनर्जी जहाँ पे हम सरप्राइज़ और कन्फ्यूजन डिस्कस कर रहे हैं अबाउट चेंजिंग अर्बन, रूरल कंज़म्पशन ग्रोथ रिलेटिव टू ईच अदर। जो ड्राइवर्स हैं इनकम के, वो काफ़ी डिफरेंट है। परचेज़िंग पावर पैरिटी जो है फूड का वो डिफरेंट है बिटवीन स्मॉल फार्मर एंड मेट्रो शॉप असिस्टेंट एंड जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। इनफैक्ट जो आर्टिफैक्ट है ना रूरल और अर्बन का, वो होमोजेनस ग्रुप में उसको रखा जा रहा है बाय इट्स सेल बाय डेट। तो जो फ्रैगमेंटेड इंडिया है इट इज़ अ फैक्ट एंड बहुत सारे मिनी कंज्यूमर इंडियंस हैं जो मार्च करते हैं टू द बीट ऑफ डिफरेंट ड्रम्स एंड इनका इनकम और कॉन्फिडेंस वही ड्राइव करता है। तो इन एडिशन क्या आरबीआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है वो इसके बियॉन्ड 19 मेजर सिटीज़ जा सकता है। तो रूरल हाउसहोल्ड ऑलरेडी अकाउंट करता है ओवर हाल्फ ऑफ इंडियाज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड हमें पता है कि जो अर्बन है वो सोचता है इस वक़्त जो अर्बन है स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे, वो नहीं है जो रूरल एरियाज़ सोचते हैं दैट दे विल थिंक टुमारो। सेंटिमेंट ट्रिकल नहीं होता एंड इन हमें और ग्रैन्युलर डिसएग्रीगेटेड जीएसटी डेटा को देखना होगा कि हम कंज़म्पशन डिस्कशन को और सॉलिड ग्राउंड पर लेकर जा सकें। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चीज़ें डिस्कस की है राइटर ने अबाउट कि कैसे हमें जो चीज़ें हम डेली कवर करते हैं आर्टिकल में अगर आप देखोगे व्हिच इज़ ट्रू मतलब डेली हम लोग मिडल क्लास का डेटा देखने लग जाते हैं कि कहीं कम तो नहीं हो गया है, कंज़म्पशन कम क्यों हो रहा है। तो कहीं न कहीं वी हैव टू थोड़ा-सा और लॉजिकल बनाना पड़ेगा डिस्कशंस को और थोड़े बेटर डेटा यूज़ करना होगा हमें, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स को और ज़्यादा एम्फसाइज़ करना होगा डिस्कशंस में रादर देन आप कंपनीज़ के सिर्फ परफॉर्मेंस देख लो और ये सारी चीज़ें देख लो व्हिच इज़ काइंड ऑफ मीनिंगलेस ये पढ़ने के बाद ऐसा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ को रोज़ देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।